हेलो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम की बात हुई है। देखिए चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम क्या होती है, जिसमें कि बच्चे को केंद्र में रख करके एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, यानी कि बच्चे की आवश्यकता के अनुसार, ठीक है, बच्चे के रुचि के अनुसार बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। यानी बच्चा क्या होता है, सक्रिय होता है, एक्टिव होता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करते हैं। देखिए ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अध्यापक क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं पाठ्य पुस्तक में जो चीज़ें दे रखी हैं वो बच्चे के माइंड में भर देना, ज्ञान को भर देना, ये क्या होता है आपका सही नहीं होता है। बच्चा सक्रिय हो, बच्चा एक्टिव हो, ठीक है, बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। और एक टीचर को सिर्फ पाठ्य पुस्तक का यूज़ नहीं करना चाहिए, अलग अलग सामग्री का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बच्चे के अंदर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता, प्रत्येक बच्चा जो है अलग अलग तरीके से चीज़ों को सीखता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। नेक्स्ट है, अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। देखिए वर्गीकृत जब भी वर्ड आए तो वो ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि बच्चों को अलग थलग नहीं करना है। जो आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा है, वो क्या कहती है कि हमें सभी बच्चों को इंक्लूड करके, समाहित करके जो है एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। तो ये आपकी बाल केंद्र शिक्षा में भी होता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में भी होता है, तो ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है, बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करें। देखिए पुरस्कार और दंड देना ये क्या होता है आपका, गलत होता है, क्योंकि अगर आप बच्चों को बार बार पुरस्कार देते हैं या फिर बार बार उसको दंड देते हैं तो फिर बच्चा या तो पुरस्कार को पाने के लिए कार्य करता है या तो दंड से बचने के लिए कार्य करता है, ठीक है। वो चीज़ों को सीखता नहीं, रटता है एक तरीके से। तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। यही बात आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है। अध्यापक को कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, यानी बच्चे की जैसी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग अपनी टीचिंग मेथड, जो शिक्षण विधियाँ होती हैं उसमें चेंज लाए, ठीक है। जो सामग्री वो यूज कर रहा है, चाहे वो आपकी पाठ्य पुस्तक हो गई या फिर किसी और तरीके की विजुअल कोई चीज़ हो गई, तो उसमें क्या करें, वो चेंज लाए, ठीक है। इसके साथ साथ ताकि प्रत्येक बच्चे की क्या हो, जो नीड है, आवश्यकता है, वो पूरी हो सके। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए इसके बारे में मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि जो लेव वाइगोस्की है वो क्या कहते हैं कि हमारे संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कल्चरल टूल यानी सांस्कृतिक उपकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ पर आपका लेव वाइगोस्की जो है राइट आंसर हो जाएगा। जीन प्याजे आपके यहाँ पर नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 अवस्थाएं बताई थी, ठीक है। हमें यहाँ पर सांस्कृतिक उपकरण के बारे में पूछा था। अल्बर्ट बंडूरा आपका यहाँ पर नहीं होंगे, बी एफ स्किनर भी नहीं होंगे, इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। देखिए जो लेव वाइगोस्की है, ठीक है, ये तीन चीज़ों की बात करते हैं। एक समाज की बात करेंगे, कल्चर की बात करेंगे और लैंग्वेज की बात करेंगे। यानी जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें उसके समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसके संस्कृति कल्चर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और लैंग्वेज भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। तो आपको ध्यान में रखना है कि 3 चीज़ों की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है, SCL कल्चर की, लैंग्वेज की और समाज की। देखिए जो लेव वाइगोस्की, इनकी थ्योरी का नाम भी है सोशियो कल्चरल थ्योरी यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है। तो उसके थ्रू भी आप जो है अपने ऑप्शन तक पहुंच सकते थे। तो यहाँ पर लेव वाइगोस्की आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। देखिए जो हावर्ड गार्डनर है, जिन्होंने कि मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिया यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें 8 टाइप जो है गिवन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो हावर्ड गार्डनर ने मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिया, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, उसमें जो है कौन सा जोड़ा इसके अनुसार सही है। आपको यहाँ पर बताना है कि स्थानिक व्यक्ति के अंदर जो है स्थानिक बुद्धि जो है किस व्यक्ति के अंदर होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर स्थानिक के साथ में मनोवैज्ञानिक दे रखा है, ठीक है। जो स्थानिक बुद्धि होती है किसके अंदर होती है, वास्तुकार के अंदर होती है, मनोवैज्ञानिक के अंदर नहीं होती है। तो ये जोड़ा आपका यहाँ पर सही नहीं है। अंतरा व्यक्तिक यानी कि
इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, ये किस में होती है? जो व्यक्ति खुद के बारे में, खुद के स्वभाव के बारे में समझ पाता है, जैसे कि आपके गौतम बुद्ध हो गए, ठीक है, जो महात्मा लोग होते हैं वो लोग, जैसे कि खुद के बारे में जानना, ठीक है, अंतर आत्मा के बारे में, खुद के बारे में जानना, तो उस व्यक्ति के अंदर क्या होते हैं? इंट्रापर्सनल होती है। बट यहाँ पर विक्रेता दे रखा है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। भाषायिक बुद्धि, देखिए भाषायिक बुद्धि किनके अंदर होती है? जो लोग जैसे कि नेता हो गए, ठीक है, विक्रेता जो होता है यहाँ पर, इसके साथ में अगर ये दे रखा होता तो सही हो जाता है आपका यहाँ पर, ठीक है। तो इन लोगों के अंदर क्या होती है? भाषायिक बुद्धि होती है। ये अपने जो भाषण होते हैं उनके थ्रू जो लोग होते हैं उनका क्या होते हैं? उनका भरोसा जीतते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो इनका जो भाषण होता है काफ़ी इफेक्टिव होता है, प्रभावी होता है, तो इनके अंदर कौन सी होती है? भाषायिक बुद्धि होती है। बट इसके साथ में मूर्तिकार दे रखा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। शारीरिक गति संवेदना, ये बात आपके यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखी है। जो शारीरिक गति संवेदना है, ये किसके अंदर होगी? खिलाड़ी के अंदर होगी। जैसे कि आपके विराट कोहली हो गए, ठीक है, और भी जो क्रिकेटर है वो लोग हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, महेंद्र सिंह धोनी होंगे, ठीक है, इनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? शारीरिक गतिक संवेदना होती है, ठीक है, यानी कि बॉडली कंस्टेटिक जो इंटेलिजेंट है वो होती है, क्योंकि इनका अपने बॉडी पर कंट्रोल होता है, ठीक है। जैसे कि जो डांसर होते हैं उनके अंदर भी ये वाली बुद्धि होती है, ठीक है। तो ये आपका जो है सही मैच दे रखा है, तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब आते हैं, क्योंकि जो है टॉपिक तो आपका सेम ही है, इनको क्या करना है? बस अलग अलग तरीके से क्वेश्चन के पूछने का तरीका चेंज करना है, तो इसलिए ये एक ही क्वेश्चन को अलग अलग वे में पूछते हैं। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर गलत नहीं होंगे। देखिए अगर बात करें स्थानिक, तो इसमें अगर इसका सही मैच आपको बताना हो तो स्थानिक के अंदर जो स्थानिक बुद्धि है वो किसके अंदर हो जाएगा? मूर्तिकार के अंदर, क्योंकि जो मूर्तिकार होता है वो अलग तरीके से जो है मूर्ति को डिज़ाइन करता है। इसके अलावा जो स्थानिक बुद्धि है वो किसके अंदर होती है? जैसे कि जो घरों के नक्शे बनाते हैं, जो एक तरीके से इंजीनियर लोग होते हैं, उनके अंदर जो है स्थानिक बुद्धि होती है, ठीक है। अंतरा व्यक्तिक यानी कि इंट्रापर्सनल, तो इसका यहाँ पर नहीं दे रखा था। और भाषिक बुद्धि की बात करें तो ये आपका जो है हो जाएगा इसका विक्रेता के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से होता है, बट यहाँ पर मैच आपको करने को पूछा नहीं था, यहाँ पर पूछा था कि कौन सा जो है सही मिलान दे रखा है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही दे रखा था, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखिए फिर से क्वेश्चन आपसे जो है बना यहाँ पर ले वाइगोस्की के अनुसार, ये एक ही सेट है जो आपका पेपर 2 हुआ था, मुझे लग रहा है ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, यम सेट का। अभी ये पेपर 1 है कि पेपर 2, ये मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि मैं दोनों के मिक्स क्वेश्चन करा रही हूँ, तो कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ से लिए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन मैंने पेपर 2 के भी लिए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया? ले वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। अभी तो मैंने आप लोगों को SCL से याद करवाया था कि जो बच्चा होता है उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कल्चर की और भाषा की, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते। देखिए इसकी बात जो है किसने किया था? नोम चॉम्स्की ने किया था, जो कि क्या कहते हैं, बच्चे के अंदर LAD होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, यानी कि भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है। बच्चा क्या करता है? अपने इन्वायरमेंट से भाषा को एक्वायर कर लेता है, ठीक है, अर्जित कर लेता है। तो ये बात किसने की थी? नोम चॉम्स्की ने कही थी। इनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान में रखिएगा कि LED किसने दिया था, भाषा अधिग्रहण यंत्र किसने दिया था, तो इनके साथ में हो जाएंगे नोम चॉम्स्की, ठीक है। बट यहाँ पर ली वाइगोस्की के अकॉर्डिंग पूछा था, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। देखिए इसकी बात कौन करते हैं? जीन प्याजे, वो क्या कहते हैं कि बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास है वो चरणों में होता है, यानी स्टेज में होता है, ठीक है। इसलिए तो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 स्टेज बताई, ठीक है। बट ले वाइगोस्की ने कोई स्टेज नहीं बताई थी, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है, ये भी बात जीन प्याजे कहते हैं, तो ये और ये, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होंगे आपके यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन, ऑप्शन दे रखा है बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है। देखिए जो मूल्यांकन होता है वो बच्चों के अधिगम में सहायक होता है। क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है कि बच्चे के सीखने में कहाँ पर कमी रह गई, ठीक है, किस टीचिंग मेथड का एक शिक्षक को यूज़ करना है, ठीक है, किससे बच्चों को हेल्प मिल रही है, तो इसलिए बच्चों का असेसमेंट किया जाता है, आकलन किया जाता है, ठीक है। फिर मूल्यांकन इवैल्यूएशन भी किया जाता है,
तो ये क्या होता है, अधिगम में सहायक होता है। यहाँ पर दे रखा है सहायक नहीं होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न नहीं करता है, नहीं, बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में क्या करता है, हेल्प करता है, सहायता करता है, रुकावट उत्पन्न नहीं करता है, तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। अभिभावकों की को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन में बेहद सफल है, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचान में सहायक होता है। देखिए कभी भी लेबलिंग की बात है, ठीक है, यानी कि एक तरीके से विद्यार्थी को अलग थलग सेग्रीगेशन की बात हो जाए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कम सफल, ठीक है, असफल, ऐसे इस तरीके से अगर आपको ऑप्शन में कभी भी दिख जाए तो वो ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि बच्चों की लेबलिंग नहीं करनी है, उनके सीखने पर फोकस करना है, ठीक है। इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर हीन भावना आती है, कंपटीशन की भावना उत्पन्न होती है, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन दे रखा है बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापक को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। बिल्कुल सही बात, अभी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। बच्चों का जो मूल्यांकन है, इवैल्यूएशन है, वो किस लिए किया जाता है, ताकि एक टीचर को पता चले कि वो जो जिस मेथड का उसने यूज किया है पढ़ाने के लिए, क्या वो मेथड जो है उस बच्चे के लिए हेल्पफुल रहा है, बच्चे सीख पाए उस मेथड से या फिर नहीं, ठीक है। और साथ ही साथ बच्चे की कितनी समझ विकसित हुई, इस चीज़ को जो इवैल्यूएशन होता है उसके थ्रू पता चलता है। तो ये अधिगम में क्या होता है, सहायक होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और संवैगिक अवस्था डैश का कोई प्रभाव नहीं होता। देखिए ये कहना तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो विकास के क्षेत्र होते हैं, जो डोमेन होते हैं, वो क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। यानी कितने क्षेत्र होते हैं विकास के, ठीक है, वैसे तो 3 होते हैं आपके, बट एक इमोशनल संवेगात्मक विकास भी होता है, जो कि सोशियो विकास में काउंट हो जाता है, ठीक है, PCSC, ठीक है। अगर आपसे वैसे पूछे कि विकास के कितने क्षेत्र होते हैं, तो 3 ही बताना है आपको, क्योंकि जो ये सामाजिक विकास होता है इसी में आपका इमोशनल डेवलपमेंट भी काउंट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है यानी शारीरिक विकास होता है, इसका संबंध किससे होता है, संज्ञानात्मक विकास है। यानी अगर आपका फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास अच्छी तरीके से नहीं हो पाया, तो वो चीज़ आपके कॉग्निशन यानी संज्ञानात्मक विकास पर भी वो चीज़ इफेक्ट डालेगी, प्रभावित करेगी उसको, ठीक है। इसके साथ साथ जो सामाजिक विकास है, अगर आपका संज्ञानात्मक विकास अच्छी तरीके से नहीं हो पाया, तो आपका सामाजिक विकास भी अच्छी तरीके से जो है नहीं हो पाएगा, यानी कुछ हद तक क्या करेगी, उस पर अपना प्रभाव छोड़ेगी वो चीज़। इसी तरह आपका संवेगात्मक विकास यानी इमोशनली डेवलपमेंट भी सही तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जो विकास के डोमेन होते हैं, क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए, अगर एक बच्चा जो है शरीर से स्वस्थ नहीं है, तो क्या वो अच्छी तरीके चीज़ों को सीख पाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर बच्चा कुपोषण का शिकार है, ठीक है, अगर उसको न्यूट्रिशन सही तरीके से नहीं मिला है, तो बच्चे का सीखने पर या फिर पढ़ाई में मन लगेगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि जब बच्चे का पेट भरा रहेगा तो जो है पढ़ाई में भी उसका मन लगेगा। इसलिए जो है मिड डे मील जो है स्कूलों में चलाया जाता है, ठीक है। बच्चों को जो है वहाँ पर जो न्यूट्रिशन की चीज़ें होती हैं वो प्रोवाइड की जाती है, ताकि बच्चा जो है, बच्चे का जब पेट भरा रहेगा तभी जो उसको एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है, ठीक है। तो शरीर, अगर बच्चे का शरीर स्वस्थ है तो बच्चा बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख पाएगा, अच्छे तरीके से सीख पाएगा। साथ ही साथ जो उसका सांवेगिक अवस्था है यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट है, वो भी क्या होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। जैसे कि आपने ही देखा होगा, कभी कभी आप बहुत गुस्से में या फिर कभी कभी बहुत इमोशनली रूप से आप जो है ठीक महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो उस दिन जो आपकी लर्निंग है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। आप अच्छी तरीके से चीज़ों को रीड नहीं कर पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे का अधिगम है उसमें उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभाव डालता है, और जो उसका संवैगिक अवस्था है, ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट है, वो भी जो है प्रभाव छोड़ता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ता है। अगर आप इमोशनल रूप से स्ट्रांग है, अच्छे हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल फ्री होके स्टडी करेंगे, अच्छी तरीके चीज़ों को समझ पाएंगे। बट अगर आप इमोशनली रूप से बहुत डरे हुए हैं या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम आप जो है लर्निंग जो होता है आपका अधिगम होता है, उसमें आपका मन नहीं लगेगा या फिर आप उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे एक तरीके से, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, जो बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य होता है और सांवेगिक अवस्था होती है, दोनों की क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ पर दे रखा है कोई प्रभाव नहीं होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा कि महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बिल्कुल सही बात है ना।
इसको मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर ही दिया। आई होप कि इस क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। का कोई आपसी संबंध नहीं होता है। देखिए आपसी संबंध नहीं होता है ये कहना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया जो विकास के क्षेत्र होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। एक क्षेत्र जो है दूसरे क्षेत्र पर प्रभाव डालता है। कि किन भूमिका नगण्य, ये भी कहना आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, क्योंकि एक कहा भी जाता है, एक कहावत भी है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ठीक है, तो कुछ उसी टाइप की चीज़ है। अब देखिए नेक्स्ट है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को। अब जो ये क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं अभी उसमें इस टाइप के क्वेश्चन अब ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, आपने देखा ही होगा, तो ध्यान से कीजिएगा इस क्वेश्चन को। विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभाव और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाएँ। बिल्कुल सही बात है। अगर हमें मीनिंगफुल लर्निंग करानी है, ठीक है, उसको प्रोत्साहित करना, तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, जो बच्चे होते हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए जहाँ पर बच्चों को ज़रूरत हो रही है। ठीक है, ताकि बच्चा अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख पाए। ठीक है, और साथ ही साथ उनको मोटिवेशन यानी उनको सीखने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए। तो ये तो आपका होगा यहाँ पर। ठीक है, बच्चों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाना चाहिए। अभी मैंने आप लोगों को बताया था जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में कि कभी भी बच्चों को वर्गीकृत नामांकित करने की बात आ जाए तो वो ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो क्या कहती है, हमें सभी बच्चों को इंक्लूड करके समाहित करके एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। तो ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पर नहीं होगा। अब देखिए सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा, तो किस किस ऑप्शन में आपका यहाँ पर सेकंड दे रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन तो आपका यहाँ पर हो गया बाहर, क्योंकि इसमें सेकंड दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा फोर्थ ऑप्शन में भी आपका यहाँ पर सेकंड दे रखा है। ठीक है, अब देखिए अगर आप देखेंगे तो इसमें भी फर्स्ट और थर्ड है और इसमें भी फर्स्ट और थर्ड है। तो हमें सिंपल सा पता चल गया कि फर्स्ट और थर्ड तो हमारा आंसर होगा ही। हम सीधे किसको चेक कर लेंगे, फोर्थ वाले को। ठीक है, इस तरीके से अपने एग्जाम में टाइम बचा सकते हो, क्योंकि टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही कम टाइम मिलता है आपको एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी लेंदी होते हैं। ठीक है, फिर सीडीपी के भी क्वेश्चन काफ़ी लेंदी पूछे जाते हैं, हालांकि ईजी होते हैं बट पूछने का तरीका जो है काफ़ी लेंथी होता है। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन के साथ में जो है एलिमिनेट करना है ऑप्शन को और राइट ऑप्शन तक पहुंच जाना है अपने। ठीक है, अब देखिए हमने थर्ड को नहीं पढ़ा, सीधे ये वाला फोर्थ को पढ़ लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि हमारा राइट आंसर कौन सा है। कक्षा में विविधता की अपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। ये देखिए कभी भी विविधता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उसका सम्मान करना चाहिए, उसको एक साधन के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि भारत का एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है। यहाँ पर अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। ठीक है, अनेक समाज के लोग रहते हैं, अनेक धर्म के लोग रहते हैं, अनेक संस्कृति के लोग रहते हैं। तो क्या हमारे लिए एक बाधा है? नहीं, हमारे लिए तो एक अच्छी चीज़ है। हमें उनके संस्कृति के बारे में जानने को चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, उनके समाज के बारे में हम जान पाते हैं, उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा के बारे में हम चीज़ों को जान पाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे स्किल है वो डेवलप होती है। ठीक है, तो इसी तरह जो एक विविधतापूर्ण क्लासरूम होती है उसमें जो बच्चा होता है उसका कहीं ना कहीं जो स्किल होती है, जो कौशल होता है वो बेहतर होता है। बच्चा और भी चीज़ों के बारे में सीखता है, दूसरे समाज की कल्चर, संस्कृति, भाषा, धर्म के बारे में चीज़ों को सीखता है, तो उसका जो संज्ञानात्मक विकास है वो बेहतर होता है। ठीक है, तो इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, इसका सम्मान करना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो आपका हो गया बाहर। सिंपल सा हमारा फर्स्ट और थर्ड जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाए। ये तो मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, थर्ड को भी यहाँ पर पढ़ते हैं। विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हो। बिल्कुल सही बात है, विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, संवाद, चर्चा। ठीक है, एक दूसरे से परस्पर संवाद करे, बच्चा बातचीत करे, इंटरेक्ट करे। ठीक है, तो क्या करेगा बच्चा, बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख पाएगा। ठीक है, तो थर्ड और फर्स्ट क्या था आपका यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा था। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पर आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। देखिए निगेटिव ऑप्शन हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, बड़े आकार की मुद्रित पुस्तकें, ये देखिए जो दृष्टि बाधित छात्र होगा यानी जिसको देखने में जो है प्रॉब्लम है, तो उसके लिए तो बड़े
आकार की पुस्तकें हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि बच्चा कैसा है, आंशिक दृष्टि वाला है, यानी थोड़ा बहुत उसको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अगर हम उसको बड़ी मुद्रित जो है पुस्तकें उसको प्रोवाइड करेंगे तो बच्चा जो है अच्छी तरीके की चीज़ों को सीख पाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कौन सा उपयुक्त नहीं है। त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, इससे भी बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर। बोलती पुस्तकें, स्पर्शीय सूचना पट, यानी जो पुस्तकें बोलती हैं तो इससे बच्चे को हेल्प मिले, क्योंकि बच्चा जो है थोड़ा बहुत ही चीज़ों को देख पा रहा है, साथ ही साथ उसको अगर स्पर्श सूचना पट जैसे कि ब्रेल लिपि आपकी हो गई, ठीक है, वो बच्चे को प्रोवाइड कर दे तो भी बच्चा क्या होगा, इससे अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख पाएगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव ऑप्शन पूछा है यहाँ पर। छोटी मुद्रा वाली कार्यसेट, यही बात जो है आपकी आंशिक दृष्टि विद्यार्थी के लिए सही नहीं होगी, क्योंकि जब हम बिल्कुल छोटा छोटा लिखेंगे तो बच्चे को पहले ही आंशिक दृष्टि बच्चा क्या है, आंशिक दृष्टि वाला है। ठीक है, यानी उसको थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो ऐसे में बच्चा चीज़ को पढ़ ही नहीं पाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो यही बात आपके यहाँ पर सही हो जाएगी, क्योंकि हमसे निगेटिव ऑप्शन पूछ रखा था। नेक्स्ट, अब देखिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया था समावेशी शिक्षा के बारे में, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। ठीक है, तो आई होप कि इस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर कर पाएंगे। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार, बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना। देखिए, एक ही क्वेश्चन में जो लैंग्वेज का बस यहाँ पर खेल है। ठीक है, कहीं पर आपको दे रखा था नामांकित करना, ठीक है, कहीं पर दे रखा था लेबलिंग करना, कहीं पर वर्गीकृत दे रखा था। ठीक है, बट यहाँ पर क्या दे दिया, पृथक करना। ठीक है, वर्गीकृत नहीं लिख के क्या दे दिया, पृथक करना। तो आपको क्या करना है, या तो आप इंग्लिश में इन वर्ड को याद कर लीजिए, या तो फिर आप जो है इनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर को इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए कि आपको इन वर्ड, जो वर्ड होते हैं, इनको समझना आ जाए। ठीक है, यानी कि आपको पता चल जाए कि किस वे में जो है ऑप्शन ये कह रहा है। तो आपको यहाँ पर पता चल गया पृथक करना क्या होता है, आपका यहाँ पर निगेटिव वर्ड होता है। बच्चों को कभी भी अलग करने की बात है, पृथक करने की बात है, वर्गीकृत करने की बात है, तो वो ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि जो समावेशी शिक्षा है सभी प्रकार के बच्चों को इंक्लूड करने की बात करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक जो है ये इंक्लूसिव क्लासरूम है। ठीक है, इसमें एक श्रवण बाधित बच्चा भी हो सकता है, ठीक है, एक गिफ्टेड चाइल्ड भी हो सकता है, इसके साथ साथ एक जो है दृष्टि बाधित छात्र भी हो सकता है, एक एवरेज बच्चा भी हो सकता है। ठीक है, तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या कहती है, सभी बच्चों को इंक्लूड करने की बात करती है, समाहित करने की बात करती है। और कैसी एजुकेशन देने की बात करती है, एज पर नीड एजुकेशन, यानी कि क्षमता के आधार पर बच्चों को एजुकेशन दी जानी चाहिए। जैसे कि एज पर नीड का मतलब क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए दृष्टिबाधित छात्र है तो इसके लिए क्या करना चाहिए, स्पर्श करने वाली चीज़ें उसको प्रोवाइड करनी चाहिए इस बच्चे को। ठीक है, इसके साथ ही साथ मान लीजिए एक श्रवण बाधित छात्र है तो ऐसे में जो बच्चा उसके लिए जो चित्रात्मक चीज़ें प्रस्तुत करनी चाहिए बच्चे के सामने। ठीक है, एक गिफ्टेड चाइल्ड है तो इसके लिए चुनौतीपूर्ण कार्य जो है प्रस्तुत करने चाहिए। ठीक है, यानी बच्चे की जैसी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को प्रोवाइड करें, बट नियमित विद्यालय में ही हम क्या करें, बच्चों को एजुकेशन दें। ठीक है, चाहे बच्चा डिसेबल हो, वंचित पृष्ठभूमि से हो या फिर गिफ्टेड चाइल्ड हो। ठीक है, सभी बच्चों को इंक्लूड करके समाहित करके एजुकेशन देनी है, एज पर नीड एजुकेशन देनी है। ठीक है, तो आई होप कि समावेशी शिक्षा से अब अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करके उन्हें नामांकित करना। फिर से क्या हो गया, ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, फिर से सीमाओं की पहचान करके और क्या करना, नामांकित करना। यानी नामांकित करना का मतलब भी जैसे कि ये क्या है, एक एवरेज बच्चा है, एक कम सफल बच्चा है, असफल बच्चा, इस तरीके से बच्चे के ऊपर लेबलिंग करना, थप्पा लगाना। ठीक है, कि तुम कम पढ़े लिखे हो, तुम ज़्यादा पढ़े लिखे हो, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। ठीक है, इससे बच्चे के अंदर हीन भावना डेवलप होती है। अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना। अभी मैंने आप लोगों को बताया, बच्चा किसी भी उसके अंदर, क्योंकि बच्चे के अंदर तो एक जैसी कैपेसिटी हो ही नहीं सकती, प्रत्येक बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। तो एक बच्चा जो है हो सकता है चीज़ों को अच्छी तरीके से जल्दी सीख जाए और एक बच्चा जो है उसी चीज़ को 2 से 3 दिन में सीखे, है ना। तो ऐसा नहीं कि हम बच्चों को उनकी कैपेसिटी, क्षमता के आधार पर वर्गीकृत कर दें या फिर किसी विशिष्ट शैक्षिक संस्था में भेज दें, तो ये चीज़ें आपकी गलत होती है। हमें एक ही क्लासरूम में बच्चों को, अगर जो बच्चा जल्दी तरीके से चीज़ों को नहीं सीख पा रहा है तो उसके लिए हम अलग टीचिंग मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसको अलग तरीके से चीज़ों को पढ़ाएंगे, हो सकता है उसको उस तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा तो एक तरीके से सीख नहीं सकता चीज़ों को, बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है।
तो ये तीनों बातें आपके यहाँ पर गलत है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। दार्शनिकता है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर आपका हो जाएगा। यही आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है, समावेशी शिक्षा कहती है। इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों को यहाँ पर बताया, तो आई होप कि इससे बनने वाले क्वेश्चन आप लोगों के गलत नहीं होंगे यहाँ पर। ठीक है, वैसे भी निगेटिव वर्ड भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा बहुत बता ही दिया। पृथक करना, वर्गीकृत करना, नामांकित करना, लेबलिंग करना, केवल आपका, ठीक है, ये क्या होते हैं, निगेटिव वर्ड होते हैं। देखिए मैं निगेटिव वर्ड पे इसलिए ज़्यादा फोकस नहीं करती हूँ क्योंकि मैं इनको लास्ट में आपको कराऊंगी। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लेंगे, तब आप निगेटिव वर्ड का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको वो चीज़ें हेल्प करेंगी। क्यों, इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए, क्योंकि जो निगेटिव वर्ड होते हैं अगर इनका यूज़ आप अभी से करने लगे तो जो आपके क्वेश्चन है वो गलत होंगे। ठीक है, जब आप क्वेश्चन को समझ जाइए उस टाइम अपने आप निगेटिव पॉजिटिव वर्ड का यूज़ करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको पहले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उनके ऑप्शन को समझना है, अच्छी तरीके से एनालिसिस करना है, उसके बाद आपको नेगेटिव वर्ड का यूज़ करना है। और अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन को रीड करिए, कहाँ पर नेगेटिव वर्ड को यूज़ करना है, कहाँ पर नहीं करना है, इस तरीके से अपने आंसर तक पहुँचिए, उसमें आपका टाइम जो है बचता है वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पर इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन आया। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, बिल्कुल सही बात। अभी मैंने आप लोगों को बताया जो गिफ्टेड चाइल्ड है, ठीक है, या फिर जो क्रिएटिव बच्चा है, इसको इसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, यानी चुनौतीपूर्ण कार्य देंगे इस बच्चे को। मान लीजिए कि एक सामान्य बच्चा है क्लासरूम में और एक गिफ्टेड चाइल्ड भी है यहाँ पर। ठीक है, अगर हम इस बच्चे को जो है सामान्य बच्चे की तरह ही जो है क्वेश्चन देंगे या फिर सामान्य बच्चों की तरह ही चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो बच्चा क्या होगा, निरस्ता फील करेगा, बोरियत फील करेगा। क्योंकि ये बच्चा जो है जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मान लीजिए कि 15 मिनट ले रहा है, वो गिफ्टेड चाइल्ड बच्चा 5 मिनट ही लेगा या फिर 2 मिनट ही लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो गिफ्टेड चाइल्ड होता है क्या कहते हैं, बहुत ही जल्दी चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं, इनके अंदर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल होती है। तो ऐसे में क्या करेंगे, इन बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य देंगे। ठीक है, ताकि क्लासरूम में निरस्ता ना फील करे। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। वे प्रश्न देखकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता हो, देखिए अभिमुखी चिंतन, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। यानी यहाँ पर क्या दे रखा है, एक तरीके से अभिसारी चिंतन नहीं, हमें क्रिएटिव जो बच्चा है, जो सृजनात्मक बच्चा है, उसके लिए कैसी थिंकिंग उसके अंदर डेवलप करनी, अपसारी चिंतन। ठीक है, अपसारी चिंतन को बढ़ावा देना है, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग को। कन्वर्जेंट थिंकिंग आपका यहाँ पर नहीं होगा, जिसमें कि बच्चा क्या करता है, एक ही आंसर के, एक ही समस्या के कई सारे समाधान यहाँ पर बताते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मैथ के कुछ क्वेश्चन में आप एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं, आप डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं, अपसारी चिंतन करते हैं। बट यहाँ पर कन्वर्जेंट थिंकिंग दे रखा है, सॉरी अभी सारी चिंतन दे रखा है। ये हिंदी में वर्ड आपको अजीबोगरीब देखने को मिलेंगे, अभिमुखी चिंतन और पता नहीं क्या क्या लोग दे देते हैं। इस बार तो आपके सीटेट के एग्जाम में एक नया वर्ड देखने को मिला, जो लेवाइगोसी से क्वेश्चन बनता है, स्कैफोल्डिंग का, वहाँ पर आलम्बन देखने को मिला। तो इसलिए आप लोग इंग्लिश में ही इन टर्म्स को याद करके रखिएगा। तो ये नहीं होगा। प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, देखिए बच्चे को निर्देश नहीं देना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। रटने पर आधारित परीक्षा देकर, नहीं, रटन पद्धति को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना है, बच्चे के सीखने पर फोकस होना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? उनके सामाजिक एवं संस्कृति संदर्भ को समझकर। देखिए पठन वैफल्य क्या होता है, जिसमें कि बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, बच्चा क्या करता है, चीज़ों को रिवर्स पढ़ता है, एक तरीके से मिरर इमेज। ठीक है, इसे बच्चा क्या करेगा, वाच को सा पढ़ेगा, ठीक है, और बी को डी पढ़ सकता है, 12 को जो है 21 पढ़ सकता है। तो इस तरीके की जो है बच्चे के सामने प्रॉब्लम होती है, यानी बच्चा क्या करता है, चीज़ों को रिवर्स पढ़ता है। ठीक है, तो जो पठन वैफल्य है उसका संबंध किससे होता है, पठन अक्षमता से। ठीक है, ये आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज है, इसको कि सिमुअल क्रिक ने दी थी। ठीक है, तो देखिए इसमें कई तरीके की डिसेबिलिटीज़ होती है, मैं आपको एक अलग से क्लास में सिर्फ इन्हीं जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है इन्हीं के क्वेश्चन करा दूंगी, क्योंकि अब आपके एग्जाम में आने लगे हैं। देखिए उनके सामाजिक एवं संस्कृति संदर्भ को जानकर, नहीं, ऐसा नहीं कि बच्चा समाज में अच्छी तरीके से बिहेव नहीं करेगा, ठीक है, सब कुछ उसका ठीक रहेगा, बस उसको पढ़ने में जो है प्रॉब्लम आएगी। तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर।
पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा। देखिए बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, ऐसा नहीं है कि बच्चे के अंदर कोई किसी प्रकार की शारीरिक डिसेबिलिटीज है, बच्चा स्वस्थ नहीं होगा, नहीं, बच्चा पूर्णतः स्वस्थ होता है। ये किसी भी बच्चे को हो सकती है, एक एवरेज बच्चे को भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बच्चे की जो बुद्धि लब्धि है वो भी बहुत कम होती है, नहीं, बच्चा एक एवरेज बच्चा, सामान्य बुद्धि लब्धि वाला बच्चे को भी ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो देखिए पूर्ण शारीरिक परीक्षण द्वारा भी नहीं जान सकते हम ऐसे बच्चों को, ना ही सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में। उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, बिल्कुल सही बात है, अगर बच्चे को जो है पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अब देखिए जो बच्चा पढ़ेगा चीज़ों को गलत, वो लिखेगा भी गलत, ठीक है। तो इनका अगर हम विश्लेषण करें तो हमें पता चल जाएगा कि किस बच्चे के अंदर जो है पठन वैफल्य यानी डिसलेक्सिया है, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी तारे जमी पर, वहाँ पर जो ईशान अवस्थी थे उनको यही वाली प्रॉब्लम थी सेम, ठीक है। तो वहाँ पर बाद में आमिर खान आकर के ठीक करते हैं सारे प्रॉब्लम, आप लोगों ने देखी होगी, तो आप लोग यहाँ पर रिलेट कर पा रहे होंगे। उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके, देखिए ये कहना आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बच्चा जो है जटिल उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता करेंगे तो इससे हमें पठन वैफल्य यानी कि जो डिसलेक्सिया उसका पता नहीं चलेगा, तो ये बात भी आपके यहाँ पर गलत है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन के बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को कम्प्लीटली अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि आपको मल्टीपल क्वेश्चन करने से ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस करिए कि आपने कितना उस चीज़ को समझ पाया, किस तरीके से जो आपके ऑप्शन है, जो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, क्यों आपके ऑप्शन ये गलत हुए, कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ, उसको अगर आपने अच्छी तरीके से प्रॉपर एनालिसिस कर लिया तो आपका सीटेट का एग्ज़ाम डेफिनेटली क्वालिफाई होगा और अच्छे नंबरों के साथ में क्वालिफाई होगा। इसके अलावा आपकी जो प्रीवियस क्लासेस है उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, ठीक है। तो अगर आप इन क्लासेस को देखते हो तो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी आपको, क्योंकि इसमें मैंने सारे लगभग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आपको यहाँ पर कवर करा रही हूँ, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के, क्योंकि देखिए सिलेबस बिल्कुल सेम है, बट फिर भी बहुत सारे विद्यार्थियों के डाउट रहते हैं क्योंकि मैम पेपर 1 का भी कराइए और पेपर 2 का भी, तो मैं मिक्स क्वेश्चन आपको करा रही हूँ, ठीक है, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बेहतर हो सके। क्योंकि देखिए सिर्फ अगर आप पेपर 1 का करके जाते हैं या फिर सिर्फ पेपर 2 का करके आते हैं तो फिर आपको लैंग्वेज जो वो लोग सीटेट के जो आपके क्वेश्चन पेपर बनाया था उसमें आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, तो इसलिए मैं दोनों के मिक्स क्वेश्चन करा रही हूँ ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते चले और आपको पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं अभी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। मैं जल्दी आप लोगों को जो इस बार सीटेट 20 का क्वेश्चन पेपर हुआ था उसको भी यहाँ पर सॉल्व कराऊंगी, ठीक है, पेपर 2 को। तो आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर जो है लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। देखिए फ्रेंड्स वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, मैं वीडियो के बीच में नहीं बोलती हूँ क्योंकि फ्लो थोड़ा सा ख़राब होता है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच सके। इसका जो PDF है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।